हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर। और ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा है? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल्स। आपने पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसा लेक्चर तो नहीं देखा होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीईटी पीजी के माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, आईआईटी जेम के माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में। क्या है इस सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल में, क्या आता है इसमें, ये जानकर आप बिल्कुल शौकीन होने वाले हो। ठीक है, चले इसको समझने के लिए चलो। सो यहाँ पर आज के जो टॉपिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, हम बात करने वाले हैं जीनोमिक एडिटिंग की, जो कि आ जाता है सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल में। और ये जीनोमिक एडिटिंग टूल आपको चार टाइप के मिलते हैं, जहां पर चार मेजर प्रोटीन को बनाया जाता है, जैसे कि मेगा न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, और यहाँ पर टैलेन और क्रिस्पर कैस9। इन चारों को मैं आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ही मिनटों में समझा दूंगा। सबसे पहले बढ़ते हैं, क्या होता है जीनोमिक एडिटिंग टूल, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। जीनोमिक एडिटिंग टूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात कि हम ऐसे जीनोम को ट्रीट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, जहां पर कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है, जीनोमिक एडिटिंग टूल या सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल, इसका सीधा सा मतलब होता है कि टारगेटेड डीएनए को उसके डबल स्टैंडर्ड रीजन से कट करके बाहर निकाल कर फेंकना, इसको कहा जाता है सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल या जीनोमिक एडिटिंग मेथड। याद रखना है आपको, जब भी आपको एग्जाम के अंदर ही आए जीनोमिक एडिटिंग मेथड, जो कि सिंथेटिकल बायोलॉजिकल टूल में आता है, कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेनिक चीजें बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट किया जाता है। जीनोमिक एडिटिंग के चारों प्रोटीन जो मैंने आपको बताया, ये दो टाइप की सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पहली सब यूनिट होती है जो कि आप यहाँ पर ग्रीन कलर की देख सकते हो, है ना। चारों को मैं बता रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी सी सेल है। इस बड़ी सी सेल में ये जो ब्लैक कलर का और ये जो पर्पल कलर का रीजन देख रहे हो आप डीएनए का, ये म्यूटेटेड जीनोम है। अब आपको किसी जीनोमिक एडिटिंग टूल से इसको कट करके बाहर निकालना है। यहाँ पर इस टूल के अंदर दो साइट प्रेजेंट होती है। पहली साइट होती है उस जीनोम को रिकॉग्निशन करने वाली साइट, है ना, रिकॉग्निशन करने वाली साइट। दूसरी साइट या दूसरी डोमेन होती है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपोजिट ओरिएंटेशन में कट करने वाली साइट। देखो, ये एक यहां पर कट कर रहा है तो एक यहां पर कट कर रहा है, अपोजिट ओरिएंटेशन हुआ। कट करने के बाद इस डीएनए को ज्वाइन करने के लिए दो मेथड यूज की जाती है। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, जो कि डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा होता है होमोलोगस डीएनए रिपेयर, जो कि फंक्शनल सेल करने का काम करता है। एक जीनोम के कारण एक सेल नॉन फंक्शनल हो जाती है। नॉन फंक्शनल सेल को फंक्शनल सेल में चेंज करने के लिए हम जीनोमिक एडिटिंग टूल का यूज करते हैं, जो कि चार टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? क्रिस्पर केस9, मेगा न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस और टैलेन। चारों को समझते हैं, ठीक है। याद रखना है, चारों के चारों जो है वो स्पेसिफिक बाइंड होते हैं, रैंडमली बाइंड नहीं होते हैं। अब इस डीएनए को जोड़ने का काम दो टाइप के मैकेनिज्म से होता है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग और होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर, जहां पर डीएनए को डायरेक्टली रिपेयर किया जाता है। आपने पढ़ा ही है इसको जीन रिपेयर मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं सबसे पहले मेगा न्यूक्लियस के बारे में। क्या होता है मेगा न्यूक्लियस? मेगा का मतलब होता है लार्ज, न्यूक्लियस का मतलब होता है लार्ज प्रोटीन एक बड़े से जीनोम फ्रेगमेंट को कट करने का काम करता है। यहां पर मैकेनिज्म की बात कर ले तो मैकेनिज्म क्या होती है, ये है ब्लू कलर का डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके ऊपर ये रिकॉग्निशन प्रोटीन जाकर बाइंड करता है। रेड कलर का प्रोटीन देख रहे हो आप। अब इनके पास में तीन सब यूनिट होती है रिकॉग्निशन करने के लिए। हर एक सब यूनिट डीएनए के तीन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। कितने न्यूक्लियोटाइड से? डीएनए के तीन तीन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करते हैं। और ये हर टारगेटेड रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। आफ्टर रिकॉग्निशन के बाद इनके पास ये ब्लैक कलर का रीजन देख रहे हो आप, जो कि इनके माउथ पर अपोजिट ओरिएंटेशन में लगा है, एक जगह यहां एक जगह यहां लगा है।
सो ये उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपोजिट ओरिएंटेशन में कट करने का काम करते हैं, जिनका नाम यहां पर याद रखो मेगा न्यूक्लियस में। ये नाम होते हैं, इनको मैं जूम कर लेता हूं। एक नाम है सेक1 जो कि एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है यीस्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट से। एक होता है क्री1 जो कि एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी से। और लास्ट में डीएमओ1 जो कि आर्की बैक्टीरिया से बाहर निकाला गया है। तो याद रखना है, मेगा न्यूक्लियस टारगेटेड साइट के ऊपर बाइंड होता है। इनके पास 3 सब यूनिट्स होती है, हर सब यूनिट 3 न्यूक्लियोटाइड से रिकॉग्नाइज करती है टारगेटेड डीएनए को। और इनके पास एंडो न्यूक्लियस सब यूनिट होती है जिसको 3 टाइप में देखा जाता है, तीनों में से कोई एक हो सकती है। कितने रीजन को रिकॉग्नाइज करती है? 40 बेस पेयर के रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। एडवांटेज क्या है? वही एडवांटेज है कि लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। लिमिटेशन क्या है? सर लिमिटेशन यह है कि कहीं इसका टारगेट चेंज हो जाए तो ये नुकसानदायक काम कर सकता है, ये डिलीशन कॉज कर सकता है ना। एप्लीकेशन क्या है? सर हम यहां पर जीन की एडिटिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही लेस कॉमनली इनको यूज करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज से। अगला आता है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। पहले इनका स्ट्रक्चर देखो। सो जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या है? ये 3 बेस पेयर ऑफ डीएनए से बाइंड करता है। सेम वही बात इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। पहले आपको वो स्ट्रक्चर देखना है, उधर वाला, ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको जूम करके बताता हूं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। सो जिंक फिंगर का मतलब ये फिंगर के जैसा दिखाई देता है। कैसे? इनके अंदर 2 एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। ये ब्लू कलर के देख रहे हो, पर्पल कलर के 2 एंटी पैरेलल बीटा शीट जो कि बीटा टर्न से बाइंड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर पहले मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद इनका फंक्शन देखेंगे। बीटा टर्न से बाइंड होते हैं। इनके पास एक अल्फा हेलिक्स रीजन होता है जो कि कॉइल रीजन से ज्वाइंट होता है ना, रैंडम कॉइल से ज्वाइंट होता है। इनके अल्फा हेलिक्स के हिस्टिडीन अमीनो एसिड एंटी पैरेलल बीटा शीट के सिस्टीन अमीनो एसिड से जिंक डोमेन से बाइंड होते हैं और ये एक फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसको जिंक फिंगर मोटिफ बोलते हैं। ठीक है। अब इस जिंक फिंगर मोटिफ के अंदर ये अल्फा हेलिक्स की मैं बात करूं, सो ये अल्फा हेलिक्स डीएनए के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये यहां पर डीएनए के साथ बाइंड करेगा। कैसे? अब यहां देखो, इस वाले रीजन को देखो। ये ग्रीन कलर का रीजन बना रहा है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये जो पर्पल कलर का रीजन देख रहे हो, ये है अल्फा हेलिक्स। ये क्या है? अल्फा हेलिक्स है। और इस अल्फा हेलिक्स के अंदर हर एक प्रोटीन 3 सबयूनिट से बना है। हर एक सबयूनिट 3 न्यूक्लियोटाइड से डीएनए से बाइंड करते हैं। देखो ये 3 ब्लैक कलर के 3 न्यूक्लियोटाइड डीएनए से बाइंड करे हैं। और इनके पास में एक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन होता है जो होता है फोक1। याद रखना है, फोक1 एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन। रिकॉग्निशन करने के लिए इनके पास क्या होता है? एक बड़ी सी चेन होती है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करती है टारगेटेड डीएनए के ऊपर। फोक1 एंडोन्यूक्लियस जो कि यहां पर कट करने का काम करता है अपोजिट ओरिएंटेशन में टारगेटेड डीएनए को। और इसके ऊपर देखो जिंक फिंगर जो कि यहां पर एंटी पैरेलल बीटा शीट के साथ बाइंड है ना। सो ये इसका फंक्शन है। यहां पर आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ सकते हो, टोटली सारी मैकेनिज्म है जो कि मैंने आपको समझाई। तो एडवांटेज वही है कि ये जो है अलाउ करता है स्पेसिफिक डीएनए को कट करने के लिए। लिमिटेशन क्या है? सर इसको डिजाइन करना बहुत मुश्किल है और इसके अंदर इनके टारगेट ऑफ होने के बहुत चांसेस होते हैं। एप्लीकेशन, इसको आप HIV रेसिस्टेंट टी सेल बनाने में यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादातर यूज किया जाने वाला है नॉकआउट स्पेसिफिक जीन, कि आप इसको एज अ नॉकआउट स्पेसिफिक जीन की तरह यूज कर सकते हो। अगला आ जाता है सर टैलेंट, जिसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका नाम ही पूछा जाता है। इसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। क्या काम करता है? आ जाओ समझो इसको जरा। अब इसको मैं जूम करके समझा देता हूं। ये रहा टोटल ब्लू कलर का डीएनए, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली डीएनए बाइंडिंग रीजन इस प्रोटीन का सिंगल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है। सो इनके पास में अप्रोक्सीमेट प्रोटीन की मैं बात कर लूं 33 से 35, 33 से 35 अमीनो एसिड्स का मिलकर बना हुआ प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए के। जबकि अभी तक हमने क्या पढ़ा?
अभी तक हमने पढ़ा जिंक फिंगर में और मेगा न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने वाला, वही हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं टैलन के अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने वाला। अब क्या होता है यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो आप ब्लैक कलर का रीजन देख रहे हो इसको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस, जो कि होता है FOC1 न्यूक्लियस, अपोजिट ओरिएंटेशन में डीएनए को कट करने का काम करता है, ठीक है। और ये होती है येलो कलर का रीजन रिप्रेजेंट करता है टारगेट रीजन को, टारगेटेड डीएनए को, ठीक है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? सो इसके पॉइंट म्यूटेशन भी अगर हो जाए इस 33 से लेकर 35 अमीनो एसिड की सीक्वेंस में, तो यहां पर म्यूटेशन के कारण इसकी स्पेसिफिसिटी डीएनए के साथ लूज हो जाती है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं रहता है। अब इनके जो एडवांटेज है वही एडवांटेज है कि सर ये फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि इनके पास में सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्निशन साइट होती है। सो हम अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो हम अपने हिसाब से इसको टारगेटेड बना सकते हैं, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, इजी होता है डिजाइन करना। बट लिमिटेशन ये है कि ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसको सेल के अंदर भेजने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। यूज किस लिए किया जाता है? जीन थेरेपी के लिए यूज होते हैं और एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट यहां पर जो है जीन एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 मैकेनिज्म, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रीजन। क्या होता है? ये जितना लिखा है इसको डायग्राम से समझाता हूं, ये समझाता हूं मैं आपको इस डायग्राम से। याद रखने वाली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CRISPR-Cas9 अगर नेचुरली प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में, तो वो बैक्टीरिया में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है किसी वायरस के अगेंस्ट। याद रखना है आपको। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये रहा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास में जीनोम होता है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। अब उस कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए का वो रीजन जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ये ब्लैक वाला रीजन। और आपको सभी को पता है कि वायरस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है। तो इंटीग्रेशन साइट कौन सी हुई? ये रही इंटीग्रेशन साइट, यहां पर वो इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। चल, अब हम पूरी मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है आखिरकार, है ना। पूरी मैकेनिज्म समझो। बैक्टीरिया का ये जो डार्क वाला रीजन है जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको समझते पहले। इनके पास ये रहा डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर एक होता है ट्रेसर आरएनए का रीजन, एक होता है Cas9 का प्रमोटर, एक यहां पर रेड कलर के सीक्वेंस जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट, जिसको डीएनए को कट करके आराम से बनाया जा सकता है। अब होता यूं है कि जब कोई वायरस पहली बार उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है अपने जीनोम को इंटीग्रेट करके, तब होता यूं है कि दो प्रोटीन Cas2 और Cas1 प्रोटीन उस रीजन को पकड़ते हैं डीएनए को और वहां से कट कर देते हैं। कुछ छोटा सा रीजन वो अपने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जस्ट साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, वो पहचानने के लिए कि ऐसा रीजन अगर अगली बार आए तो हमें इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है। ये छोटा सा रीजन यहां पर देखो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, और इसी को बोलते हैं मेमोरी जनरेशन। बैक्टीरिया अपने पास इस वायरस के अगेंस्ट मेमोरी जनरेट कर देता है। अब नेक्स्ट टाइम जब यही वायरस वापस से इन्फेक्शन कॉज करेगा, यही वायरस उसी बैक्टीरिया को वापस से इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये सेम वायरस आफ्टर इन्फेक्शन कॉज करने के बाद अब यहां पर हमारा Cas9 प्रमोटर एक्टिवेट हो जाएगा, और Cas9 प्रमोटर एक्टिवेट होने के बाद ट्रांसलेशन करके Cas9 प्रोटीन को बनाएगा, ट्रेसर आरएनए एक ट्रेसर आरएनए को बनाएगा, और यहां पर टारगेटेड ये ग्रीन कलर का रीजन ट्रांसक्राइब होकर टारगेटेड आरएनए बनाएगा। अब ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको कहा जाता है CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर टारगेट आरएनए और ट्रेसर आरएनए एक लूप का फॉर्मेशन करके एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, और Cas9 प्रोटीन उन दोनों आरएनए को कवर कर लेता है। इसी को कहा जाता है CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स। अब
ये Cas9 कॉम्प्लेक्स डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है बट आरएनए डिपेंडेंट होता है। याद क्या रखना है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए रिकॉग्निशन करने का काम करता है। सो ये अगर मैं इन दोनों ट्रेसर आरएनए की बात करूं, सो इन दोनों ट्रेसर आरएनए को क्रिस्पर कहा जाता है और रेड कलर के प्रोटीन को Cas9 कहा जाता है। सो ये दोनों आरएनए लाइक क्रिस्पर रिकॉग्निशन करने का काम करता है, वही प्रोटीन Cas9 प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है। अब इन्होंने अपना जीनोम इंटीग्रेट तो करवाया होगा ना, हम उस ब्लैक वाले रीजन को छोड़कर ऊपर वाले रीजन की बात करें तो वहां पर वायरस ने अपना जीनोम इंटीग्रेट कर चुका है। ये ब्लैक कलर का रीजन बताता है वायरस के जीनोम को, जो कि उसने बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये ब्लू कलर का रीजन क्या बता रहा है हमें, टारगेटेड आरएनए को, जो कि हमारे Cas9 प्रोटीन के अंदर है, ये जाकर लग जाता है उसके ऊपर। ट्रेसर आरएनए उसके चारों आसपास की रीजन को ट्रेस करता है कि इसकी लोकेशन आखिरकार एग्जैक्टली बैक्टीरिया के डीएनए में कहां पर है। सो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाते हैं, जिसका फायदा Cas9 उठाकर डीएनए को यहां से कट कर देता है। कट करने के बाद डीएनए कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मैकेनिज्म से डीएनए को रिपेयर कर लिया जाता है। इनको याद रखने के लिए आ जाओ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो ये वाली बातें हैं जिसका यूज ज्यादातर सीकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डायस्ट्रोफी के लिए किया जाता है ना। रिस्पॉन्सिबल होता है ज्यादातर जीन नॉकआउट, करेक्शन करना, एक्टिवेशन और रिपरेशन करने के लिए। ज्यादातर अभी जो ज्यादातर रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो इस क्रिस्पर Cas9 का यूज कर रहे हैं प्लांट की वेराइटी को क्लाइमेट रेसिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है, जिसको हम क्लाइमेट रीसाइलेंसिंग क्रॉप के नाम से पहचान रहे हैं। ये अभी अभी रिसर्च का बता रहा हूं मैं आपको। कंपैरिजन देखते हैं तीनों के अंदर। तो मैंने कहा मेगा न्यूक्लियस जो कि बहुत ही लार्ज डीएनए सेगमेंट होता है, इनके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, 3 प्रोटीन मैंने आपको बताया जो कि एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कट करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे, सारे के सारे नॉन होमोलोगस और होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर के थ्रू ही डीएनए को रिपेयर करेंगे। ZFN जो कि जिंक फिंगर डोमेन इनके पास रिकॉग्निशन वाला होता है, कट करने वाला इनके पास FOC1 होता है, डबल स्टैंड डीएनए को कट करते हैं। टेलन इसके पास टेल डोमेन होता है जो कि मैंने बताया सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। FOC1 यहां पर भी कट करने वाला है। क्रिस्पर Cas9 जिनके पास गाइडेड आरएनए होते हैं, ट्रेसर आरएनए, टारगेट आरएनए, पाम रीजन जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है, पाम साइड बोलते हैं इसको, कट करने वाला प्रोटीन Cas9 है। सो ये हो जाता है क्रिस्पर और ये हो जाता है Cas9, तो इसीलिए हम इसको क्रिस्पर Cas9 सिस्टम बोलते हैं, जो कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करने का काम करता है, ठीक है। सो यहां तक की बातें क्लियर है। चलो, तो एक यूनिक बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए IIT जेम की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 के अंदर, मात्र ₹1 में IIT जेम की टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जा रही है, जिसमें आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जा रहे हैं, डीपीपी मिल जा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जा रहा है और डिटेल रैंक एनालिसिस भी आपको मिल जा रहा है, वही जो कि आपको 99 में मिल रहा था, अब मात्र ₹1 के अंदर आपको मिल रहा है। सो जाकर इसको लेना मत भूलिए। ये ₹1 की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कम अमाउंट है, सो ये आपके सिर्फ करियर के लिए है, सो आपको ये लेना चाहिए। एंड देन ये सारे की सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप यहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एग्जैक्टली इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।